नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का महामैराथन प्रैक्टिस सेट संख्या ये 92 है। टॉपिक है आज का उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट की सभी क्लास करने के लिए जेबी स्टडी पॉइंट का दोस्तों ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, और आनंद उठाइए। फ्रेंड्स, ऐप ये है जेबी स्टडी पॉइंट का, दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। येलो कलर का है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्लास है आज की। तो फ्रेंड देखो, आपको एक सवाल में 20 सेकंड मिलेंगे कमेंट करने के लिए, ठीक है। आपको 20 सेकंड में कमेंट करना है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में सवाल है। तो पहला सवाल आपके सामने है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुक्त विश्वविद्यालय को बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। खुला विश्वविद्यालय भी आ सकता है एग्जाम में, खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है, वेलकम। लोहिया, सोनी लोहिया जी, भोला कुमार जी, मीना कुमारी जी, दीपेंद्र कौशिक जी, विशाल चावड़ा जी, शिवाजी, सुमन नाना जी, दीपिका जी, पार्वती कुमारी जी, ज्योत्सना मेहतो जी, लक्ष्मी कुमारी जी, मधु मिश्रा जी, अनिता कुमारी जी, सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, सवाल है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजू जी, वेलकम आपका। रिसर्च स्टडी पॉइंट, वेलकम आपका। तो फ्रेंड देखो, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1982 में। उसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। दोस्तों ये जो है ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है। और इग्नू की बात करें तो इग्नू की हम 1985 में दोस्तों ये, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। इसमें क्लास नहीं चलती है दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। तो इसके बारे में कुछ देखो, आज हमने सोचा है कुछ नया लेके आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नया ये है कि मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, लंदन और तथा अन्य ऐसे देशों में कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश नामांकन की नीति खुली या शिथिल होती है, अर्थात विद्यार्थियों को अधिकांश स्नातक स्तर के प्रोग्रामों में प्रवेश देने के लिए उनके पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की जरूरत का बंधन नहीं लगाया जाता है। भारत में 14, तो नोट डाउन करना, भारत में 14 खुले विश्वविद्यालय तथा 75 नियमित विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से, तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी टॉपिक पे पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनमें क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है, देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए, यानी कि किसी ने 5 या 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी हो तो दोबारा पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए भी है।
जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है उनके लिए भी है। सेवारत यानी कि दोस्तों जिन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया हो या दोस्तों रिटायरमेंट हो गए हो उनके लिए भी ये काम कार्य करती है। अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है। खुले विश्वविद्यालयों ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे प्रवेशार्थी ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है किंतु अपेक्षित आयु प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 18 वर्ष के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा में भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र की सुविधा अनुसार भी लिए जा सकते हैं। अधिकांश अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में मुद्रित अध्ययन सामग्री तथा नोडल केंद्रों पर मल्टीमीडिया सुविधा सेटअप या दूरदर्शन अथवा रेडियो नेटवर्क के माध्यम से अध्यापन शामिल होता है। ये विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी तथा डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जिनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम कैरियर उन्मुखी होते हैं। दोस्तों हमारे भारत में लगभग 14 जो है विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। आज उनके नाम देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान, नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना बिहार, यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय नासिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भोज खुला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात, कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक, डॉक्टर बाबा साहब कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय मैसूर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुला विश्वविद्यालय कोलकाता, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन खुला विश्वविद्यालय इलाहाबाद, तमिलनाडु खुला विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु, पंडित सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड, के हंडकी राज्य विश्वविद्यालय तो गुवाहाटी। तो ये एक सवाल आपका पक्का हो गया 100% बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं लाया हूँ इसकी क्योंकि आप इसके बारे में जान सकें, ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है। दोस्तों असमकालिक जैसे कि आप कोई लेटर लिखें, ठीक है, और दोस्तों वो 3-4 दिन बाद जाके जो पढ़ा जाएगा उसको बोलते हैं दोस्तों असमकालिक। समकालिक क्या होता है दोस्तों, हैंड टू हैंड वाला कार्य है। जैसे कि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड जो है काम होगा उसका, ठीक है। सामने है, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, क्लासरूम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये समकालिक होता है, ठीक है। असमकालिक का दोस्तों यानी कि आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं दोस्तों परंतु उसका जवाब जो है वो हैंड टू हैंड नहीं मिलता, या जो सामने वाला सुनने वाला दोस्तों वो हैंड टू हैंड नहीं सुनता है, कुछ समय बाद उसको वो उस चीज का ज्ञान होता है। शायद नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, चलो। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो चैट, ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड, बीलॉग। दोस्तों इस सवाल को समझिएगा, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करो तो दोस्तों वो भी जो है एक कम्युनिकेशन होता है परंतु वो होता है समकालिक, हैंड टू हैंड वाला। जो आप बोलोगे सामने वाला हैंड टू हैंड समझ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, और जब आप लेटर वगैरह लिखोगे या एप्लीकेशन वगैरह लिखोगे किसी को तो क्या होगा कि आप असमकालिक जो है संप्रेषण करते हो उसके साथ में, ठीक है। असमकालिक समझ रहे हो आप, एसिंक्रोनस। तो फ्रेंड देखो टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो हैंड टू हैंड होता है, वर्चुअल क्लासरूम नहीं होता है, वीडियो चैट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये जो है दोस्तों समकालिक होते हैं, हैंड टू हैंड वाले होते हैं। एक ही समय में दोस्तों आप अपना जो बात है वो दूसरों तक पहुंचा देते हो, परंतु असमकालिक में ऐसा नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स इसमें ब्लॉग हो जाएगा, यानी कि मैं ब्लॉग लिखूँ कोई टॉपिक पर, तो हो सकता है आप 1 महीने बाद देखो उसको। डिस्कशन बोर्ड, तो इसके माध्यम से भी जो है आप हो सकता है काफ़ी दिन बाद देखो। ब्लॉग दोस्तों ये भी जो है एक असमकालीन संप्रेषण का टेक्नोलॉजी माध्यम है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 4, 5, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। असमकालिक संप्रेषण में त्वरित प्रतिक्रिया की प्रत्याशा के बिना संदेश भेजा जाता है दोस्तों, यानी कि हमें तुरंत जो है फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड, ब्लॉग आदि प्रौद्योगिकी की सहायता से असमकालिक संप्रेषण गठित होता है। तीसरा सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है? अगर आपको साफ नहीं दिखा दे रहा है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। लीलू लीलू जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बुधराम देव जी आपका वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपनी, ठीक है। हो सकता है आपने 144 यानी कि 144 KB पर चला रखा हो, अपनी जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रविष्टि 66। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि उच्च शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के समन्वय का निर्धारण और उल्लेख है इसमें, ठीक है। प्रविष्टि 66 में, एंट्री 66 में संविधान के, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 66 में दोस्तों, यानी कि देखो 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। 3 सूची होती हैं। तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में, यानी दोस्तों संघ सूची की 7वीं अनुसूची में, ठीक है, उसमें 66 विषय हैं। और उसमें दोस्तों 66वें विषय में दोस्तों क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं और संख्याओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख मिलता है। तो आप सूची समझ रहे हो आप, यानी कि जो विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं तो राज्य सूची में होते हैं, ठीक है। और जो विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं वो संघ सूची में, और जो दोस्तों राज्य और संघ दोनों के विषय के अंदर आते हैं तो वो आते हैं समवर्ती सूची में, ठीक है। चौथा सवाल, वर्ष 2003 में मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय MHRD द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम NPTEL नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग को निम्नलिखित की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा या विविध शिक्षा। तो सवाल बड़े अच्छे हैं, ठीक है।
आप ये मत समझना कि कहाँ से लाए हो। तो ये जो है कुछ ऐसे सवाल हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों जो लेवल है पेपर फर्स्ट का वो बड़ा ब्रॉड है, ठीक है, पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी, तो इसलिए ऐसे सवाल लाए गए हैं आपके आपके लिए तो दोस्तों बिल्कुल ही अलग डिफरेंट तरीके के हों, सोचने पर मजबूर कर दें। तो फ्रेंड देखो, आपको इस शब्द में से नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, तो इसमें जो है टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप इससे समझ गए होंगे कि भाई ये जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इंजीनियरिंग शिक्षा के बारे में जो है ये शुरू किया गया था। वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम एनपीटीईएल को इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। वर्तमान में यह स्वयं पोर्टल का एक प्रमुख कोऑर्डिनेटर दोस्तों। स्वयं की आप जो है फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, कुछ आप भी करिए, जो विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्सों को ऑनलाइन और डाउनलोड के रूप में प्रदान करता है। स्वयं की तो आपको बतानी है स्वयं की फुल फॉर्म, देखते हैं किन को आती है, किन किन को स्वयं की फुल फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स, अर्चना तिवारी जी गुड इवनिंग, वेलकम आपका अर्चना जी। तो अभी तक किसी ने नहीं बताई है। तो फ्रेंड्स, स्वयं की जो फुल फॉर्म है कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। एनपीटीईएल की ध्यान रखना, तो स्टडी बेस्ड ऑफ लर्निंग एक्टिव फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, तो इसकी स्वयं की ये फुल फॉर्म है, ठीक है। पांचवा सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्यों, यानी तो इसकी फुल इंग्लिश है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। गोलू कुमार जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग एस्पायरिंग वन, बिल्कुल राइट। मोहन जी बोल रहे हैं, मोहन जी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्यों एसडीजी को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। दोस्तों इसमें 8 लक्ष्य थे, ठीक है, 8 लक्ष्य है। एग्जाम में दोस्तों हर बार ये एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, मधु मिश्रा जी वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, पांचवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक जो है इसके उद्देश्य को दोस्तों प्राप्त करने के लक्ष्य उद्देश्य रखा गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्यों एसडीजी को 2030 तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। इसमें 8 प्रमुख लक्ष्यों को शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है। पहला है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, दूसरा अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना, 14 है लैंगिक समानता का प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण, 5वां है बाल मृत्यु दर में कमी, छठा मातृत्व सुधार में स्वास्थ्य में सुधार, 7वां एचआईवी या एड्स मलेरिया जैसी बीमारी की रोकथाम, और 8वां है पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करा दो। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठा सवाल, अष्टाध्यायी के लेखक हैं, अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों, ठीक है, चाणक्य, जीवक, कात्यायन, पाणिनि।
तो फ्रेंड्स अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है दोस्तों। जो जीवक था दोस्तों एक वैद्य था, जो बिंबिसार के दरबार में दोस्तों एक वैद्य था। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र का तो कौन थे? तो ये जो है स्रोत सूत्र सूत्रकार थे, स्रोत सूत्र और ग्राह सूत्र। ठीक है तो इनके जो है सूत्रकार थे। सातवां सवाल, भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? दोस्तों ये सवाल जो है, ऐसा ही सवाल दोस्तों 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको सही तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, एक एक टॉपिक। रुखसार खातूम जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो फ्रेंड्स तक्षशिला को, ठीक है, यूनेस्को की साइट में दोस्तों कब जो है शामिल किया गया था? बीस सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए, 20 सेकंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स सही आंसर है 1980 में। ठीक है, 1980। तो कुछ और हैं, ठीक है, जैसे कि आगरा किला किला 1983, अजंता की गुफा 1983, और आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविद्यालय 2016, बुद्धिस्ट मूवमेंट्स ऑफ सांची 1989, चंपारण 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004, और चर्च एंड कॉन्वेंट गोवा 1986, एलिफेंटा गुफा 1987, एलोरा गुफा 1983, फतेहपुर सीकरी 1986, और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल 1987 में भी, 2004 में भी। ठीक है, ग्रुप ऑफ मोमेंट्स ऑफ हम्पी 1986, ग्रुप ऑफ मोमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम 1984, ग्रुप ऑफ मोमेंट्स पटक्कल 1987, हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान 2013, हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017, हुमायूं का मकबरा 1993, जयपुर सिटी 2019। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोमेंट्स 1986, और मधुबनी महाबोधि टेम्पल 2002, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999 भी, 2005 में भी, 2008 में भी, कुतुब मीनार 1993, रानी की बेव 2014, रेड फोर्ट 2007, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका 2003, सन टेम्पल कोणार्क 1984, ताजमहल 1983, जंतर मंतर 2010, और तो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डिको इन सेल्व मुंबई 2018 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो एक केंद्रीय प्रायोजन योजना है और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है, का शुभारंभ कब किया गया था?
तो राष्ट्रीय 20 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए दोस्तों, 20 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स 8वें सवाल का सही आंसर है 2013 में, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का शुभारंभ 2013 में किया गया था। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है। वित्त पोषण में केंद्र और संबंधित राज्य सरकार का योगदान सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65 यानी कि केंद्र और 35 यानी कि दोस्तों राज्य के अनुपात में, और विशेष वर्ग राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में होता है। 9वां सवाल आपके सामने है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है? पहला है 16 से 21 वर्ष, दूसरा 17 से 22 वर्ष, तीसरा 18 से 23 वर्ष, चौथा है 19 से 24 वर्ष। तो देखो सवाल घुमाने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दो तो हम जो है यानी कि जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है तो उसको सवाल को हम नहीं लाते हैं, ठीक है। चाहे दोस्तों हमारे वीडियो को कितने भी सदस्य देख रहे हैं, 5, 10, 15 जितने भी देख रहे हैं तो मतलब उनको डेटा जो है अच्छा मिलना चाहिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि पेपर फर्स्ट का दोस्तों जो लेवल है वो बहुत ही हाई हो चुका है। तो हाई लेवल के जब तक सवाल नहीं करोगे दोस्तों तब तक उसको हिला भी नहीं पाओगे आप। तो फ्रेंड्स 9वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 से 23 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 18 से 23 उम्र समूह के जनसंख्या अनुपात है जिन्होंने उच्चतर शिक्षा में नामांकन लिया। तो ये पूछ रहा है कि अब वर्तमान समय में 12वीं के बाद में कितने बच्चे जो है तो स्नातक स्तर पर हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं। तो जो उम्र है वो है 18 से 23 वर्ष। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई थी? मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है 1922 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तो ये जो है 1858 में स्थापित किए गए थे, ठीक है। ये अलग से बता रहा हूँ मैं, इतिहास में दोस्तों ये सवाल आता है। तो फ्रेंड्स सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में। 1960 में डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति ने पत्राचार कार्यक्रम शुरू करने की अनुशंसा की थी। परिणाम स्वरूप 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ कोरस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रारंभ किया गया। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के महाविद्यालयों का
प्राथमिक उद्देश्य व्यापक पैमाने पर कार्य हेतु तैयार जनशक्ति का निर्माण करना होता है। ऑटोनोमस या स्वायत्त महाविद्यालय, कम्युनिटी सामुदायिक महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय, टेक्निकल तकनीकी महाविद्यालय। राजनंदनी कुमारी जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूजा भारती जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप ये मत सोचना कि भाई आपके जो आंसर है वो गलत जा रहे हैं, तो बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। आप ये समझो कि आपको कुछ नई चीज़ मिल रही है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। दीपक कुमार जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो फ्रेंड्स 11वें सवाल का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी कम्युनिटी कॉलेज या दोस्तों सामुदायिक महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। एक सामुदायिक कॉलेज भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के छात्रों को नौकरी उन्मुख शिक्षा प्रदान करना है। समुदाय महाविद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक पैमाने पर कार्य हेतु तैयार जनशक्ति का निर्माण करना होता है। 12वां सवाल, निम्न में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालिक संप्रेषण घटित होता है? तो देखो सबसे पहला जो सवाल था दोस्तों वो था असमकालिक, यानी कि हम अगर कर रहे हैं दोस्तों कम्युनिकेट, तो वो जो है हो सकता है 1 घंटे बाद पहुंचे, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पहुंचे। और दोस्तों जो समकालिक होता है वो हैंड टू हैंड पहुंचता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला है वीडियो चैट, आभासी कक्षा या वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विकिस या इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो फ्रेंड देखो मैंने बताया था समकालिक और असमकालिक संप्रेषण होते हैं दोस्तों, ठीक है। असमकालिक का मतलब होता है यानी कि हम अगर अब कोई संदेश भेजना चाह रहे हैं दोस्तों, हो सकता है उसके माध्यम से, असमकालिक के माध्यम से दोस्तों 1 घंटे बाद पहुँचे, 1 दिन बाद पहुँचे, परंतु हैंड टू हैंड नहीं पहुँचता संदेश हमारा। जबकि समकालिक में दोस्तों क्या होता है कि अभी हमने किया तो आपको हो सकता है हैंड टू हैंड पहुँचे दोस्तों। हैंड टू हैंड जैसे कि आप ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं दोस्तों, चैट कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या होता है हैंड टू हैंड पहुंचता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो इसमें क्या हो जाएगा, वीडियो चैट हो जाएगा, ठीक है, वीडियो चैट हैंड टू हैंड पहुंचेगा। वर्चुअल क्लासरूम यानी दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों ये जो है ऑनलाइन क्लास हो गई, परंतु अगर आप हमारे कक्षा के सदस्य होते तो दोस्तों उसको बोलते हैं वर्चुअल क्लास, ठीक है। और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके माध्यम से हैंड टू हैंड दोस्तों क्या होगा, संदेश आपका जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचेगा। जबकि दोस्तों जैसे विकिपीडिया, विकिस और इलेक्ट्रॉनिक मेल दोस्तों हो सकता है 1 घंटे बाद पहुँचे, दूसरा बंदा जो है 1 घंटे बाद पढ़े संदेश को आपको। दोस्तों ये जो है असमकालिक, ये दोनों क्या हो गए असमकालिक हो गए, और दोस्तों ये हो गए समकालिक। समझ रहे हैं आप, हो सकता है आपको समझ में आया हो। समकालिक संप्रेषण वास्तविक समय में होते हैं जिसमें सभी पक्ष या व्यक्ति एक साथ सम्मिलित होते हैं। निम्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से समकालिक संप्रेषण घटित
होता है? वीडियो चैट, आभासी कक्षा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 13वां सवाल, चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जेंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया था। तो ये चीन के थे, ठीक है। चीन में फायान भी आया था, ठीक है। तो कभी कभी फायान पूछता है। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड दरबार में आता, ठीक है। हेनसांग, तो हेनसांग आता था हर्ष के काल में, हर्षवर्धन काल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि ई चिंग और जुआन जेंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा कब किया था? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है 7वीं शताब्दी में, यानी कि 600 ईस्वी के बाद और 700 ईस्वी के पहले। तो ये जो है, ये समय था जब दोनों ये आए थे। ई चिंग के विद्वान, चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जेंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा 7वीं शताब्दी में किया था। 14वां सवाल, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं? तो सवाल देखो, माइंड पर इफेक्ट डाल रहा होगा कि भाई ये नए नए सवाल जो है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो हो सकता है कुछ बच्चे चले भी जाएं कि भाई यार हमसे नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो ये होता है कि जब हम पर कोई सवाल का आंसर नहीं आता तो हमारा मन नहीं लगता है। अगर यही दोस्तों मैं हल्के हल्के सवाल लाता, हो सकता है अब जो संख्या है वो 50-60 पहुंच जाती। तो फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है, कि जब हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जो कार्य होता है दोस्तों, उसमें हम जो है प्रसन्न रहते हैं। और जब हम पर कुछ बेकार रिजल्ट आता है हमारे द्वारा, तो वो जो है हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। परंतु दोस्तों देखो, सवाल है आपके सामने, अगर यही सवाल आपके सामने एग्जाम में आएगा तो फिर क्या करोगे आप? अब आप गलत कर दो दोस्तों, तब कुछ नहीं होगा, कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगा आपको। परंतु दोस्तों यही सवाल हैंड टू हैंड डिट्टो आ गया तो दोस्तों क्या करोगे आप? 2 नंबर से आप पीछे रह जाओगे। हो सकता है 2 नंबर की वजह से आपका दोस्तों नेट जर भी रह जाए। तो ये सोचने वाली बात है। तो डरो बिल्कुल भी मत। हम दोस्तों ये जो वीडियो है ये रहेगी जब तक आपका एग्जाम रहेगा। मैं अनलिस्ट नहीं करता हूँ पेपर फर्स्ट की को, लगातार चलने देता हूँ। तो फ्रेंड, 14वें सवाल में सही आंसर है 1952। अगर हम यूजीसी की बात करें, यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और दोस्तों ये जो है दिसंबर 1953 में इसका दोस्तों क्या हुआ, स्थापित किया गया था। और 1956 में दोस्तों इसको जो है संविधान के दायरे में लाया गया था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाए। तो यानी कि सवाल देखो सिंपल वे बता रहा हूँ आपको। सवाल ये है कि सवाल ये पूछा कि जो भी पैसे ढीला की कमी होगी, यानी कि भाई 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए किसी विश्वविद्यालय को सब्सिडी के तहत जाने हैं, तो फ्रेंड्स वो केंद्र सरकार डायरेक्ट नहीं देगी, वो यूजीसी के देगी। और यूजीसी तो सब चीज़ को देखभाल कर देगी, ठीक है। राजन नंदिनी जी कह रही हैं, सर आपके सभी क्वेश्चन यूजीसी नेट के आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन? जी बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो अगर हल्के हल्के सवाल लाएंगे दोस्तों तो जो पेपर हार्ड आएगा उसका क्या होगा, दिक्कत यही तो है सारी।
15वां सवाल, कथन ए है, यूजीसी विश्वविद्यालय 1956 की धारा 2(6) के अधीन केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। दूसरा कथन है, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। मान्यता तो मान्य क्या मतलब होता है, डीम्ड, ठीक है। दीपेंद्र जी कह रहे हैं सर यूजी तो 53 में बनी है। जी बिल्कुल बनी है, परंतु 1952 में एक शिक्षा आयोग एक आयोग आया था, ठीक है, मुदालियर आयोग, उसकी संतुष्टि पर दोस्तों ये जो है बनाया गया था, 1953 में स्थापित किया गया था, ठीक है। परंतु देखो जब कोई चीज़ बनती है उसके उद्देश्य जो पहले निर्धारित किए जाते हैं। पूजा भारती जी कह रही है पेपर की कब डेट आएगी। डेट तो आ गई, उसमें क्या है। अब ये पूछो कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, 25 तारीख को आएंगे। कौशल्य यादव जी वेलकम आपका। डेट आप अपना सब्जेक्ट का 2 तारीख को मानिए बस, ठीक है, साफ साफ। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सवाल है 15वां सवाल। देखो पहला भी कथन ठीक है, तो इसको नोट भी करते रहना कि यूजीसी अधिनियम 56, क्योंकि दोस्तों एक यूजीसी अधिनियम आया था 56 में, जब इसको सरकार द्वारा दोस्तों सरकारी संस्था घोषित किया गया था, संवैधानिक संस्था की धारा 2(6) के अधीन केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा भी ठीक है, क्योंकि तो दूसरा ठीक है, यूजीसी अधिनियम 56 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ठीक, दोनों ठीक है, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। सोलहवां सवाल, जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे जाएंगे। 21वीं सदी दोस्तों अब चल रही है, ठीक है, 2000 से लेकर और 2100 तक के दोस्तों बीच में जो है ये 21वीं सदी मानी जाएगी, ठीक है। दोस्तों जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो उसमें दोस्तों कहा गया कि कैसे कौन कौन से तनाव जो देखे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है वैश्विक और स्थानिक तनाव, दूसरा पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव, तीसरा आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव, चौथा गरीब और अमीर के बीच तनाव, पांचवा विकसित और विकासशील समाजों के बीच तनाव। दोस्तों देखो आप ये मत सोचिएगा कि भाई एग्ज़ाम हट जाएंगे। तो अगर आप ये सोचोगे तो आप नेगेटिविटी में आ जाओगे और आप पढ़ना छोड़ दोगे। दोस्तों जो आपकी चल रही है पढ़ाई उसको कॉन्टिन्यूस जो है वो लगातार करते रहो, वरना दोस्तों जो पिछली बार की तरह हुआ था कि भाई चांस नहीं था एग्ज़ाम का, परंतु एक साथ रख दिया वो 1 महीने बाद, तो बच्चों पर क्या आ गया तो एक साइकोलॉजिकल बर्डन आ गया और बच्चे का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही खराब चला गया। पूजा भारती जी कह रही हैं सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। पूजा भारती जी आप थोड़ी अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिख जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो 16वें सवाल में जो सही आंसर है पहला ठीक है, इसमें
वैश्विक और स्थानीय तनाव आएगा। दूसरा ठीक है, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव आएगा। और ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। ठीक है, जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्न तनाव देखे जाएंगे: वैश्विक और स्थानीय के बीच तनाव, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव, आध्यात्मिक और भौतिकता के बीच तनाव। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा के विभाग के भीतर विनियामक निकाय है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है। न्यूपा, यूजीसी, आईसीटीई, डीईसी और आईसीएसएसआर। तो इनकी फुल फॉर्म जो है याद कर लेना। न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओ एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल टीचर एजुकेशन, डीईसी। दोस्तों डीसी का मतलब होता है ये बंद हो गया वैसे तो डीईसी, ठीक है। 2013 में दोस्तों ये सवाल आया था। डिस्टेंस तो ये जो है बंद हो गई है अब, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ काउंसिल, आईसीएसएसआर दोस्तों, इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये जो है स्कॉलरशिप प्रदान करती है पीएचडी वाले बच्चों को। तो फ्रेंड्स सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा के विभाग के भीतर विनियामक निकाय हैं? तो फ्रेंड्स हायर एजुकेशन के लिए तो पहला दूसरा ठीक है, यूजीसी, ठीक है। तीसरा ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका चौथा ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर एक इसका ए ठीक है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा के विभाग के भीतर विनियामक निकाय निम्न है: यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी। 18वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करती है। पहला, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर बल। दूसरा, संविष्टावाद पर बल। तीसरा, सामाजिक उन्नति पर बल। चौथा, सामाजिक स्थायित्व पर बल। और पांचवा, विविधता में एकता पर बल। तो सारे ही सवाल बिल्कुल डिफरेंट होंगे, स्टैंडर्ड होगा एक इसका हमारे का। राजनंदिनी जी कह रही हैं सर आप एवरी डे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं क्या? जी बिल्कुल देते हैं। पेपर फर्स्ट का देते हैं, हिस्ट्री का नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखो ऐसे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट करने पे फर्स्ट के केवल आपको 500 रुपये का शुल्क है दोस्तों, 500 रुपये का शुल्क कुल केवल, ठीक है। उसमें आपको पीडीएफ पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है, और ऐसी ही क्लास आपको करने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। और ग्रुप टेस्ट भी आपको होंगे उसमें, ग्रुप टेस्ट। और दोस्तों हमने जो है नेट हिस्ट्री का बैच चला रखा है, नेट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट भी चला रखा है एक कोर्स, और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का भी दोस्तों कोर्स हमने चला रखा है। पवन कुमार जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पवन जी कह रहे हैं 1000% सी, अरे वाह। तो फ्रेंड्स 18वें सवाल दोस्तों देखो,
दूसरा ठीक है समष्टिवाद पर बल। चौथा ठीक है सामाजिक स्थायित्व पर बल। और पांचवा ठीक है विविधता में एकता पर बल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करने वाली विशेषता निम्नलिखित है। समष्टिवाद पर बल, सामाजिक स्थायित्व पर बल, विविधता में एकता पर बल। दोस्तों अगर आपको हमारा 1-2% भी ये स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा हो सवालों का तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 19वां सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है? तो कार्यकारी इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव या शिक्षा सचिव? दोस्तों अगर आपको हमारे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट करने हैं तो हमारा JB स्टडी पॉइंट का ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी क्लास ज़्यादातर क्लास मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना केवल 499 रुपये का है। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 499 रुपये का। दोस्तों बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पढ़ने के लिए आपको PDF भी मिलेंगी। केवल 499 रुपये का बैच है, कोर्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है वाइस चांसलर। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों पहले नंबर पर आता है ये, दूसरे पर ये आता है, तो तीसरे पर ये आता है। तो ठीक है, चौथे पर ये आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्रम है एक इनका, याद कर लेना। एक चांसलर एक कॉलेज या विश्वविद्यालय का एक नेता होता है जो आमतौर पर विश्वविद्यालय के कार्यकारी या औपचारिक प्रमुख या विश्वविद्यालय के किसी विश्वविद्यालय परिसर में होता है। अधिकांश राष्ट्रमंडल और पूर्व राष्ट्रमंडल देशों में कुलपति आमतौर पर विश्वविद्यालय का एक औपचारिक अनिवासी प्रमुख होता है। 20वां सवाल कथन ए है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने का वैधानिक उत्तरदायित्व UGC का है। कथन सेकंड है, NCTE नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन भारत में शिक्षक शिक्षा का एक निकाय होने के नाते UGC के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। राजनंदिनी जी कह रही हैं बी होगा, बी ही तो है आंसर इसका, उसका आंसर बी ही है। वाइस चांसलर है इसका नाम। ठीक है, वाइस चांसलर। तो फ्रेंड्स आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं कमेंट करने के लिए। राजनंदिनी जी 19 का बी है, वाइस चांसलर। फ्रेंड्स सारे ही सवाल एकदम बेस्ट लेवल के हैं। ठीक है, बिल्कुल छटे छटाए सिलेक्टेड सवाल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 20वें सवाल में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला ठीक है और आर कथन सेकंड गलत है। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों शिक्षा और शोध की गुणवत्ता और उच्च शिक्षण संस्थानों में समन्वय रखने हेतु UGC उत्तरदायित्व है। कथन सत्य है। NCTE एक स्वायत्त संस्था है, UGC के अंतर्गत तो नहीं आती है। 21वां सवाल, MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य है। दोस्तों NEAT का लक्ष्य क्या है? तो NEAT का जो फुल फॉर्म है
नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, दूसरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सरल बनाना, तीसरा बेहतर वित्तीय संसाधन प्रबंधन, और चौथा है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिसरों का संस्थापन, NEAT। तो फ्रेंड्स 21वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम। मानव विकास मंत्रालय की योजना NEAT का लक्ष्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम है। दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर जो है 1 या 2 मिनट बाद ये जो है चैट खत्म हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद कमेंट करना दोबारा, तो सुझाव अगर देना है दोस्तों। अगर आपको हमारा पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट करने हैं दोस्तों, PDF में पढ़ने हैं तो दोस्तों हमारा नंबर है और हमारा ऐप है JST डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 8755475312 दोस्तों। कम समय में ज़्यादा दोस्तों पढ़ने के लिए ज़रूर जो है हमारे इस कोर्स को, छोटा सा दोस्तों शुल्क है केवल, ठीक है, 500 रुपये का शुल्क है, आप बहुत कुछ जो है हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर नेट हिस्ट्री के बैच में होना चाहते हैं दोस्तों, हमारा नंबर है 8755475312, और TGT PG हिस्ट्री। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।